आप सभी का डीबीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी के ऊपर बात करेंगे। क्लास 10th में जो हिंदी है ये दो बुक है, एक है वर्णिका और एक है गोधूली। वर्णिका के ऊपर हम बहुत अच्छी तरह से बात कर चुके हैं और इनके सारे वीडियो डीबीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर है, आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे इनके सेकेंड बुक यानी कि गोधूली के ऊपर बात कर रहे हैं। गोधूली जो है ये दो खंडों में टूटा हुआ है, एक है गद्य खंड और एक है काव्य खंड। हम बात कर रहे थे गद्य खंड के ऊपर और गद्य खंड में पहले चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। हम बहुत अच्छी तरह से लेखक परिचय और कहानी परिचय के ऊपर बात किए हुए, साथ ही साथ इनके सब्जेक्टिव जो प्रश्न थे उनके ऊपर भी हम बात किए हुए। यदि आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समझ पाए कि जो हिंदी है वो बहुत ही आसान होता है और हिंदी में बहुत अच्छी तरह से नंबर भी लाया जा सकता है। तो जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जब भी हम पढ़ाई रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं यहाँ पे गोधूली के जो सेकेंड चैप्टर है वो है विष के दांत, इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक परिचय, फिर कहानी पर परिचय के ऊपर बात करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड में सारा फिगर सारा चीज लिखा हुआ है, हम आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप कहीं एकांत में जाकर अच्छी जगह जाकर बैठ जाइएगा और पहले समझने का पूरा प्रयास करिएगा, हर बात को सुनने का प्रयास करिएगा ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, वो आपसे बन पाए। और जब तक सुनिएगा नहीं, जब तक समझिएगा नहीं तो अच्छी तरह से आप बना नहीं पाइएगा। चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास 10 हिंदी, और हिंदी का जो अध्याय वो क्या है, विष के दांत, और ये पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 1 में हम पूरे अच्छी तरह से लेखक परिचय, कहानी परिचय और कहानी के पूरे सारांश को बता देंगे और पार्ट 2 में इनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ लेखक परिचय के ऊपर बात करेंगे। जो विष के दांत है, इनके जो लेखक हैं, जो लिखने वाले व्यक्ति हैं वो है नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि विष के दांत के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा है। जब ये लेखक लिखा है कहानी को तो इनका जन्म हुआ। तो जन्म कब हुआ है? तो जन्म कब? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। तो जन्म जब हुआ तो जन्म कहीं ना कहीं हुआ होगा। कहाँ हुआ है? तो पटना में। और पटना के किस जगह में? तो ये हो गया बदर घाट में हुआ है, यानी बदर घाट पटना में हुआ है। अब जब जन्म हुआ तो इनके माताजी होंगे। माताजी का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। पिताजी का नाम क्या है? रमा अवतार शर्मा, यानी पंडित जी हैं ये, तो इनके नाम है रमा अवतार शर्मा। तो जन्म हुआ, माता है, पिता है, जिस क्षेत्र पर इसका जन्म हुआ होगा वहां का भाषा होगा। तो वो भाषा कौन सा है? जो प्रारंभिक भाषा है वो है इनका भोजपुरी। क्या है? भोजपुरी है। तो जन्म लेने के बाद ये इनके जो शिक्षा दीक्षा जो भी होता है, प्रारंभिक जो पढ़ाई होता है, ये अपने गांव के लेवल पे ही, अपने शहर में ही करते हैं। ये अपना पढ़ाई पटना कॉलेजिएट विश्वविद्यालय से पूरा करते हैं, वो हिंदी और संस्कृत के विषय से। आगे चलकर ये पटना यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर बन जाते हैं हिंदी और संस्कृत के, और आगे चलकर बहुत सारी रचना भी करते हैं। इनके बाद इनका मृत्यु भी हो जाता है, निधन हो जाता है 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। ये प्रश्न जेन्युइन है, जो प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, तो हम वही लिखे हैं जो पूछा जाता है। अब देखिए, तो यह मृत्यु हो गया, कब हुआ? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। अब जो ये कहानी लिखा है, कौन सा कहानी लिखा है? विष के दांत।
क्या है? विष के दांत। यह किस प्रकार की विधा है, मतलब जो कहानी लिखा यह किस तरीके का है? यह जो कहानी विष के दांत है, मतलब कि जो विष के दांत किस प्रकार की विधा है, यह कहानी है। क्या है? कहानी है। तो कई बार प्रश्न भी पूछा गया है। अब अगर बात करें कि विष के जो दांत हैं, ये कहानी किस वर्ग की कहानी है, तो ये है मध्यम वर्ग के कहानी के ऊपर। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि विष के दांत कहानी कहां से लिया गया है, कहीं से ना कहीं से लिया हो गया होगा ये, तो ये कहां से लिया गया है? विष के दांत एक इनका सामग्री है और अन्य कहानियों से लिया गया है। सामग्री मतलब इकट्ठा किया गया जो किताब है, वो किताब का नाम ही है विष के दांत, उसी से एक चैप्टर लिया गया है विष के दांत। तो ये है इनके लेखक परिचय। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो कहानी है, कहानी परिचय क्या है। यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे हैं पात्र हैं। जिस तरह से एक फिल्म होता है और फिल्म में वहाँ डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे रोलर होते हैं जो रोल को करते हैं, तो उसी तरह से एक कहानी में भी होता है। तो हम सेम वैसे ही प्रयास किए हैं समझाने का कि आपको इतना आसान पूर्वक से समझा दिया जाए, एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाए वो आपसे बन पाए। तो पहले हम बात करेंगे जो कहानी है विष के दांत। इस कहानी का नाम विष के दांत क्यों पड़ा? क्या विचार कर सकते हैं कि कहानी का नाम ही विष के दांत क्यों पड़ा? तो उनका जवाब मिलेगा आपको लास्ट में। आप धैर्यपूर्वक बने रहिए इस वीडियो में ताकि हर चीज आप समझ पाए। तो पहले हम बात करेंगे कहानी परिचय, और कहानी परिचय के हम पात्र के ऊपर बात करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं ये सेन साहेब है, ये सेन साहेब की पत्नी सेन साहेबा, और सेन साहेब के 5 पुत्री है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। क्या है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। अब इनके एक पुत्र हैं, कौन है? खोखा या कासू है। अब दिमाग लगाइएगा, जिनके 5 बेटियां हैं और एक पुत्र है, तो बताइए तो सबसे लाडला कौन होगा? कमेंट में बताइएगा। पुत्र होगा। तो यहाँ पे ये है जो सेन साहेब है, इनके परिवार के हैं। अब नाम है साहेब, इनके यहाँ ये ड्राइवर साहब रहते हैं जो कार को चलाता है, और इनके कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है गिरधर लाल, और गिरधर लाल का बेटा है मदन, और मदन की माँ है, और इनके नाम नहीं बताया गया। तो आप जब इस पात्र से परिचित हो गए हैं तो आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सेन साहेब जो है ये बहुत ही कह सकते हैं कि घमंडी है, बहुत ही ईर्ष्यावत है। ये एक मालिक है सेन साहेब, और ये सेन साहेबा इनकी पत्नी है, ये भी वसने है। इनके घर में 5 बेटियां हैं जो अभी आप देखें, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। इनके लिए घर में बहुत अधिक नियम कानून रहता है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, किस तरह से घर में बिहेवियर लोगों के साथ करना है। कहा जाता है कि इनके जो सोसाइटी में अदर लोग थे वो कभी कभी उदाहरण दिया करते थे कि अगर सीखना है, अगर बोलने के लिए जानना है तो सेन साहेब की बेटियों से जाकर सीखो, चलना है तो इनसे सीखा करो। मतलब इतने सख्त कानून नियम था, ये अपने बेटी के ऊपर लगेले था। तो यहाँ पे लिखे कि घर में इनके लिए अलग अलग नियम कानून थे। किनके लिए? बेटियों के लिए। और बेटियां क्या थी? तहजीब और तमीज की तो जीती जागती क्या थी? मूरत थी। मतलब इनको बहुत अधिक तमीज सिखाया गया था, बहुत अधिक इनको तहजीब बताया गया था, और ये लड़कियां जो थी सुशील और शर्मीली थी, और घर में हर एक कार्य को अच्छी तरह से करती थी। अगर थोड़ा से भी गलत होता था तो सेन साहेब इनको बहुत अधिक फटकार देते थे। तो घर के लिए नियम कानून इनके लिए बहुत अधिक सशक्त था।
और हर कार्य इनके लिए एकदम महत्वपूर्ण होता था। इनके लिए शिक्षा का अलग नियम कानून, आगे बाहर करने के लिए अलग नियम कानून, घर के लिए अलग नियम कानून, बाहर के लिए अलग नियम कानून। लेकिन वहीं अगर बात करें इनके बेटा जो खोखा है, इनका किसी भी तरह का नियम कानून नहीं है। ये खुद नियम बनाने वाला व्यक्ति है, सोच सकते हैं। और ये जो खोखा जो कासू है, इनका महज इसका उम्र कितना है? 5 वर्ष है। कितना वर्ष है? 5 वर्ष है। अब देखिए एक बेटा है, अब एक बेटा तो इनको बहुत अधिक उम्मीद है, बहुत अधिक क्या है? उम्मीद है कि ये जो है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। मतलब कह सकते हैं बुढ़ापे का ये लाठी का सहारा है। किनके? सेन साहिब और सेन साहिबा का। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा किसका है? सेन साहिब का। तो यहाँ पे खोखा है और सेन साहिब सेन साहिबा अपने बेटे को यहाँ बनाने के लिए चाहता क्या? इंजीनियर या बिजनेसमैन। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सेन साहिब अपने बेटे को क्या बनाने के लिए चाहता है? तो इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाने के लिए चाहता है। सोचिए ये अभी कितनी ठो है? 5 वर्ष का लड़का है। ये इनका ख्वाब देखिए क्या है? इनके लिए घर में ही शिक्षण प्रशिक्षण के लिए बाहर से यहाँ पे शिक्षक को लाया गया। शिक्षक में क्या पता है? वो मैकेनिक को, कारपेंटर को। अब सोच सकते हैं क्योंकि इंजीनियर बने और दिमाग में क्या है कि मेरा बेटा आगे चलकर क्या बनेगा? इंजीनियर। इसीलिए इसको अभी से प्रशिक्षण दिया जाएगा बचपने से, ताकि रिंच चाहे कोई भी औजार इनके हाथ में पहले से भी आजमाया हुआ रहे। तो ये सारा चीज बात यहाँ पे है। और जीवन और घर के नियम कानूनों में ये क्या था? अपवाद था। आगे इनके ड्राइवर साहब हैं। सेन साहिब को एक कार है। क्या है? सेन साहिब को कार है और कार जो है ये कार सेन साहिब के लिए नाज है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सेन साहिब का नाज किस पर है? कार पे है। किस पर है? कार पे है। क्या नाज है? अब कार का रंग कैसा है? काला है। कार का रंग कैसा है? काला है। और कीमत कितना है? तो ये 7,500 है। कीमत कितना है? 7,500 है। आप बढ़िया से सुनिएगा हर बात को और अंतिम स्टोरी बहुत अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। तो यहाँ पे ये सारा बात है। इनके घर पर ये जो है गिरधर लाल काम करता है कंपनी का और इसीलिए इनको किरानी कहा जाता है। सेन साहब इनको वेतन देते हैं और रहने के लिए घर देता है। रहने के लिए क्या देता है? घर देता है। किसको? गिरधर लाल को। तो गिरधर लाल क्या है? किरानी है। किनके यहाँ किरानी के काम करते हैं? सेन साहब के यहाँ। किनके यहाँ? सेन साहब के यहाँ काम करते हैं और यहाँ मदन इनका पुत्र है। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं बढ़िया से। एक दिन की बात है, बरसात का समय था। क्या था? बरसात का समय था और बाहर में इनके गाड़ी लगा हुआ था। ये काले रंग का जो कार है लगा हुआ था और बहुत अधिक चमकीला कार था। धब्बा उब्बा किसी भी तरह का लगा हुआ नहीं था। ऐसा अच्छा कार था कि अपना फेस को आप कार में देख सकते थे। और यही ड्राइवर साहब क्या कर रहे थे? ये साफ सफाई कर रहे थे। इसी बीच में क्या होता है कि जो सेन साहब हैं तो बिजनेसमैन के लोग हैं, तो इनके यहाँ उसी तरह के इनके मित्र आएंगे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इनके घर जो है एक कुटिया बनेले है ताकि वहां कोई भी गेस्ट आकर बैठे और गपशप हो। वह आया, गपशप कर रहा। तो बातों बात में जो 10-12 इनके मित्र थे, बातों बात में वह बात छिड़ गया कि किसका पुत्र क्या करता है। आप सुनते भी होंगे अपने गांव में बहुत सारे लोग कह देते हैं कि क्या बताए, हमारा टोटल पैसा बेटा को पढ़ाने में लग गया है। ये नहीं कहेगा कि मेरा टोटल पैसा दारू पीने में लग गया है। ये कभी नहीं कहेगा कि मेरा टोटल पैसा जुआ खेलने में लग गया, लेकिन जरूर कहेगा कि पढ़ाने में हम गरीब हो गए। सोचिए 500,000 टका के चक्कर में, कितना दुख की बात है। लेकिन वो बात हटाइए, बात हम यहाँ कर रहे हैं क्या? सेन साहिब के ऊपर। तो यहाँ पे बातों बात में बात खिड़ गया किसका बेटा क्या कर रहा। तो इसी में कोई कर रहे हैं कि हम अपना बेटा को ये कर रहे हैं, वो कर रहा, हम ये करवा रहे हैं।
तो इसी में सेन साहब कहता है कि हम अपना बेटा को क्या बनाने के लिए चाहते हैं, बिजनेसमैन बनाने के लिए चाहते हैं या तो इंजीनियर बनाने के लिए चाहते हैं। इसीलिए इनके लिए घर पर अभी से क्या किए, जो मैकेनिक है उनको यहाँ पर 1-2 घंटा का समय देने के लिए बोले हैं और हमारे बेटा को प्रशिक्षण दे ताकि आगे चलकर ये अच्छी तरह से इंजीनियर बन पाए। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति बिजनेसमैन या इंजीनियर घर में बैठे हो सकता है? ये तो ना बोध है, ये अपना बेटा के चक्कर में इसे कर रहा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात हमारा हुआ है जो हर हमेशा अपना बेटा की बड़प्पन करता है कि कोई भी बात रहे उसमें घुसट देता है, समझे। तो ये बात होते रहता है। इसी बीच में क्या होता है कि बाहर में खट 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 क्या होता है, आवाज होने लगता है। क्या होने लगता है? आवाज। थोड़ा इससे देखिए और एक बात बताते हैं आपको, थोड़ा कहानी कट गया। ये 2-3 दिन हुआ, एक दिन फिर इनके मित्र आते हैं, किनके, सेन साहिब के। सेन साहिब के क्या आते हैं, मित्र आते हैं। फिर वही बात धीरे धीरे शुरू हो जाता है और उसी में एक इनके मित्र होते हैं और वो मित्र अपने बेटे को लेकर आते हैं जो लगभग 3-4 वर्ष का होगा। और वो लड़का क्या करता, कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो बगल में और बैठे लोग होते हैं वो उनका तारीफ कर देता। वो तारीफ कर देता है कि वाह बहुत अच्छा है, बहुत दिमागी है, आगे चलकर बढ़िया बनेगा। तो इसी बीच में इस सेन साहब अपना बेटे का भी यहाँ पे जिक्र कर देता है कि हम अपना बेटा को ये बनाने के लिए चाहते हैं, हम अपना बेटा को। अब एक ही बात को बार बार बोल रहा, एक ही बात को बार बार बोल रहा, एक ही बात को बार बार बोल रहा। ये बात छेड़ा गया था उस बच्चे को लेकर, इनके मित्र के बच्चे को लेकर। दूसरे मित्र छेड़े थे तो वहां पे बात ये चलाते कि इनको कहीं पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ये सेन साहब उसमें बात छेड़ दिया अपना ये खोखा यानी कांसू के बारे में। अब यहीं पर बात छेड़ते छेड़ते आगे और अधिक विशाल होने लगा। और वहां हुआ क्या, जो मित्र थे इनके वो अंदर ही अंदर हंस रहा था। क्या बताए, क्या बताए। अब वो बोल नहीं पाए लेकिन ये अपना ही बात हर हमेशा वहां पे रख रहा, हर हमेशा अपना ही बात, अपना बेटा की बात रख रहा। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसी बीच में बाहर में जो इनके कार लगा हुआ रहता है घर के बाहर में, वहां क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा झकझक का आवाज आने लगता है, थोड़ा शोरगुल होने का आवाज आने लगता है। तो सेन साहब क्या करते हैं, उठकर बाहर आने लगते हैं, अपने घर से उठकर बाहर आने लगते हैं। तो इसी बीच में जो इसके मित्रगण थे वो मित्र भी कहते हैं कि देखिए सेन साहब, अब हम भी बाहर जाने के लिए चाहते हैं, घर जाने के लिए चाहते हैं, मुझे इजाजत दीजिए। तो जब सेन साहब घर से बाहर आए तो क्या होता है कि इनके मित्र भी वो बाहर आते हैं। जब सेन साहब बाहर आते हैं तो इस कार के पास एक लड़का रहता है और एक यहाँ पे महिला होती है। और यहाँ होता क्या है कि जो लड़का मदन है, कौन है, मदन है, यहाँ पे इनको क्या चाहता है कि मारने के लिए ड्राइवर को। और मतलब झपक रहा था कि इनको कुछ कर दे, किसको, ड्राइवर को। और इनकी माँ मदन को पकड़े हुए था, मदन की माँ। इसी बीच में जब सेन साहब आते हैं तो ड्राइवर कहता है कि सेन साहब देखिए ना, कि कार को यहाँ पे गंदा कर रहा था, हम इनको बोले कि रे बाबू गंदा नहीं करो, इसीलिए हमको झपक झपक के देखिए क्या कह रहा, मारने के लिए चाह रहा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मदन की माँ है ये अब बोले तब बोले, कुछ बोलने के लिए चाहती है, लेकिन सेन साहब गुस्से से एकदम मुंह निकाल लाल। और सेन साहब यहाँ पे मदन के मां को कहता है, मदन के मां, मदन को संभाल लीजिए, नहीं तो मामला गलत हो सकता है और आइंदा ऐसा दोबारा गलती ना करें। और मदन की मां चुप बैठकर ये चले जाती है, क्योंकि जो मदन के पिताजी गिरधर लाल हैं वो सेन साहब के घर पे काम करते हैं और सेन साहब के दिए हुए या वेतन और घर से ही इनका जीवन चलता है। तो यहाँ पे मदन के जो माँ है ये बेबस हो जाती है और मदन के माँ मदन के बाएं पैर के घुटने को पकड़ के वो चलने लगता है। शायद ये ड्राइवरवा जो होगा ये क्या क्या मदन को धकेल दिया होगा और उनके घुटने में चोट लगने के कारण घुटना फट गया होगा, चोट लग गया होगा, उससे ब्लड निकलता होगा, समझे। यही बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी बीच में जो सेन साहब हैं जो बोल रहा था कार के विषय में, डांट जो रहा था, इसी बीच में क्या होता है, सेन साहब का नजर थोड़ा सा पीछे चले जाता
और उनका कान में आने लगता है खट 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 का आवाज। तो सेन साहब झपकते हुए पीछे जाते हैं कि देखते हैं क्या हो रहा है कार के पीछे। तो वहां देख रहा है कि जो खोखा है, जो कासू है, वो क्या कर रहा है कि जो कार है उसके हेड लाइट, पीछे वाला बैक लाइट जो होता है वो रेड कलर का जो होता है उनको चुकनाचूर कर दिया, मतलब चकनाचूर कर दिया, खट 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 कर तोड़ फोड़ दिया। और सेन साहब उनको गोदी में लेकर बोले, अरे बाबू से नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और इनके मित्रगण भी सेन साहब के देख रहा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और आकर कहता, देखते हैं ये लड़का अभी से मतलब इंजीनियरिंग का देते हैं तैयारी करता, इंजीनियरिंग बनने के लिए चाहता, और ये देखने के लिए चाहता था कि बल्ब के अंदर में क्या था। सोचिए कैसन अनपढ़ है, कैसन बकलोल यहाँ पे ये है। मतलब इनका बेटा करे तो वो इंजीनियर बनने के लिए चाह रहा, आई थोड़ा सा कुछ बोल दे तो ये हो गया लुच्चा लफंगा, समझे। तो ये सब चीज यहाँ पे आगे बोल रहे हैं। तो ये इसी बीच में क्या होता है, कासू को नीचे छोड़ देता है, और इनके जो मित्र हैं सेन साहब के, वो कहते हैं कि मित्र अब जाने का मुझे इजाजत दीजिए, हम बहुत समय तक यहाँ पे बैठे हैं, अब मुझे घर जाने के लिए दीजिए। तो कहते ठीक है जाइए। तो सेन साहब के मित्र जैसे ही जब जाता है, वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है, इसका नजर पड़ता है चक्का के पास, पहिया के पास। पहिया देखता, वाह हवा नहीं है, पहिया में हवा ही नहीं है। तो इनके मित्र को आश्चर्य लगता है, हो सकता है पंक्चर हो गया होगा। क्या हो गया होगा, पंक्चर हो गया होगा। इसी बीच में सेन साहब आते हैं। सेन साहब कहते हैं ई कर्णमा हो सकता है कासू बाबू का होगा, खोखा बाबू का होगा, कुछ शायद देखने के लिए चाहता होगा कि हवा में कैसे गुण होता है, पहिया में हवा कैसे रहता है। वो इंजीनियर के देखते हैं इसका अभी से गुण हो रहा, वो इनका मित्र का तरह पगला, वो इंजीनियरिंग का करने वो एकदम महाबकलोल हो सकता है, समझ। मन ही मन सोचा होगा। तो उनके बाद क्या देखता है, फिर दूसरा पहिया में देखता है, उनका भी हवा खत्म, उनका भी हवा क्या रहता, खत्म रहता। तो ये सेन साहेब अपने ड्राइवर को कहता है कि सुनो, इनके कार को लेकर जाओ और वहां हवा दिलवा दो, उनके बाद आना। तो यहाँ पे कहता, और पीछे भी देख लो क्या हवा खत्म है कि हवा खोल दिया गया कि हवा नहीं है। तो जब ड्राइवर इनके जाते हैं तो गाड़ी को देखता, जा पिछले चक्का का भी हवा खत्म, मतलब निकाल दिया था। तो ये क्या करता है, सेन साहब कहता है कि सुनो, वहाँ बगीचा जो है वो बगीचा में लाइन में लगा दो, वहां पे क्या कुर्सी, और हम लोग तब तक गपशप करेंगे बैठकर, और तुम तब तक पंप पे जाकर हवा भरवा के ले आओ। तो जब बैठने के लिए जाता है वहां पे सेन साहब और जिसके गाड़ी के पहिए का हवा निकाल दिया जाता है वो भी बैठने के लिए जाता है। तो इसी बीच में जो और सारे मित्र थे, जो पत्रकार साहब थे, वो सब क्या किए, वो अपने गाड़ी से चले गए क्योंकि उनके गाड़ी बढ़िया था। तो यहाँ पे सेन साहब और वहां पे जो व्यक्ति थे, जो मित्र थे इनके, वो बैठकर वहां गपशप करने लगे, और फिर वहां पर वही बात करने लगे कि मेरा बेटा देखते हैं इसमें अभी से इंजीनियरिंग का गुण दिखाई दे रहा, देखते हैं इंजीनियर का गुण। कभी देखते हैं वो ब्लैक, वहां पे जो बैक का लाइट उनको फोड़ कर वो देखने के लिए चाहता, लाइट कैसे लगा हुआ, आपके पहिए का हवा खोलकर चेक करने के लिए चाह रहा कि पहिया में हवा कैसे रहता है। तो ये मतलब कि झूठ मूठ का जो न होता है एक बकवास वाला बात, वो यहाँ पे करने लगा। अब क्या होता है, ऐसे ही धीरे धीरे इनके दोस्त तब तक चले जाते हैं, और सेन साहेब ये क्या होता है अंदर आते हैं। तब तक यहाँ पे इनके यहाँ जो सेन साहब का एक नौकर था, उनको कहता है कि तुम गिरधर लाल को बुला के ले आओ। कहानी का यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है, समझे। तो कहता गिरधर लाल को बुला के ले आओ। तो गिरधर लाल जब सेन साहब के पास आता है तो सेन साहब कहता है सुनो, तुम अपना बेटा को संभाल लेना, बहुत अधिक वो एकदम हद से बाहर हो गया है। आज वहां पे गाड़ी थोड़ा सा छू रहा था, मतलब थोड़ा सा नहीं छू रहा था, तो ड्राइवर उनको मना किया तो ड्राइवर मारने लगा। क्या उनको तुम संस्कार नहीं सिखाते हो, तमीज नहीं सिखाते हो, बड़ों के साथ कैसे करना। सोचिए ये इस बोल रहा कि इसको गिरधर लाल को, ये खुद ही अपने बेटा को नहीं सिखा रहा। तो उसी बीच में गिरधर लाल कहता जी हाँ क्या कर सकता है, और कुछ नहीं। उनके बाद आगे कहता है सेन साहब गिरधर लाल को कहता है कि अगर ऐसा संस्कार नहीं सिखाओगे तो ऐसे ही बच्चे आगे चलकर बदमाश चोर डाकू बनते हैं।
और अनाप शनाप कहने लगता है और कह देता है कि अगर नहीं संभालेगा तो आइंदा फिर कुछ गलत हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, गिरधर लाल गुस्से से ये घर जाता है और रात में मदन का भरपूर कुटाई करता है, भरपूर कुटाई करता है जैसे होना चाहिए। तो उसी बीच में जब इनका आवाज महल में जाता है, क्योंकि गिरधर लाल जो है ये सेन साहब के दिए हुए घर में रहता है, तो इन अब वहां पे सेन साहब एकदम खूब में एकदम मजे ले रहा, भले कूट रहा, बढ़िया कर रहा और मारे, बड़ी बदमाश है। और इनके सेन साहिबा को गुस्सा भी आ रहा, लेकिन सेन साहिबा भी अब वह क्या करने लगता, मदन का कमियां निकालने लगता। भाई भले कूट रहा, इसमें गलती मदन का माँ का है, ये जो गिरधर लाल है बढ़िया है, भले उनको सिखा रहा, ये कौवा के तरह कौं 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 करते रहता है, समझे, ये कौन कह रहा, सेन साहिबा कह रही। तो ऐसा ही होता है। अब ये मार खाया पुष्टंग, पुष्टंग मार खाया, कौन, यहाँ पे मदन। अब तो इसका बदला लेगा मदन, इसका बदला लेगा। मदन का आदत है मार खाना, गरीब बच्चा क्या करेगा, थोड़ा सा भी कुछ काम होता तो मार करवे करेगा गलती होने पे। अब अगले दिन सुबह होता क्या है कि मदन एकदम देह झाड़ रहा है, कुछ ना हुआ, मारे खाए ना, बहुत आदमी से गाँव में मिलेगा, मार खा लिया, देखेंगे तुमको झाड़ेंगे, ऐसे आदमी मिलता है, समझे। तो मदन सुबह क्या करता है, निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ लट्टू खेलने के लिए, बगल में लट्टू खेलने के लिए, और लट्टू खेल रहा था। उसी बीच में खोखा भी अपने महल से निकलता है और ये घूमते घूमते उसी बगीचा में पहुंच जाता है। क्या करता है, मान कर चले यहाँ पे आ गया कौन, खोखा, यहाँ पे लट्टू का खेल खेल रहा, यहाँ मदन है, मदन के मित्र हैं, ये बहुत सारे लोग हैं। इसी बीच में कौन आ गया, कासू यानी खोखा आ गया, और कासू कहने लगा हम भी खेलेंगे, लट्टू हमको दो, लट्टू हमको दो, हम भी खेलेगा, हम भी खेलेगा, लट्टू हमको दो। तो वहां पे जो बाकी मित्र थे वो तो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि जो मदन है वो मदन गरीब है और इनके जो मित्र हैं वो भी गरीब है, लेकिन जो कासू है वो क्या अमीर घर के है। लेकिन मदन यहाँ पे बदला लेगा, यहाँ पे कहता नहीं देगा खेलने के लिए, मदन कहता है नहीं देगा खेलने के लिए। इसी बीच में कासू कहता खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, मदन कहता नहीं देंगे खेलने के लिए, नहीं देंगे। और इसी बीच में कासू क्या करता है, मदन को एक घुसा मार देता, एक घुसा मार देता, क्योंकि ये गधा मत यहाँ पे कासू का आदत रहता है, बचपने से क्या करता है, ये अपने बहनों को मारते रहता है, ड्राइवर साहब के ऊपर भी हाथ उठा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता है, मदन को जब ये कासू मारता है तो मदन इनको एकदम ऐसे पकड़ कर उठा के पटक देता है और इनके छाती पर ऐसे बैठ के दर फटका। और इस बीच में इसका मित्र क्या करता है, एकदम भाई और पीट, भाई और पीट। लेकिन कहा जाता है कि जब झोपड़ी वाले और महल वाले के बीच में लड़ाई होता है तो अक्सर महल वाले ही जीत जाते हैं, है ना। तो और यहाँ लेखक कहते हैं कि यह हड्डी और मांस के बीच की लड़ाई है। हड्डी मतलब क्या, मदन, मांस मतलब क्या, कासू। लेकिन यहाँ पे मदन की जीत होती है, कहा जाता है जो मित्र है वो न इनके सहयोग करते कासू का और न मदन का, और मदन इनको पुष्टांग धोता है और 2 गो दांत तोड़ देता है। क्या कर देता है, 2 गो दांत तोड़ देता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि बगीचे का पिल्ला और यहाँ गांव का, यहाँ पे कौवा, बगीचे का पिल्ला और गांव का यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया, कुत्ता के बीच की लड़ाई है, बीच की यहाँ लड़ाई है। और ये लड़ाई ऐसा होता है कि उनके बाद जो कासू है ये रोते रोते ही चले जाता अपना घर, और घर जैसे जाता है सब बात बताता है। तो गिरधर लाल को जो सेन साहेब है ये बुलाकर कहता है कि तुम आज के बाद मेरे घर पे काम करने के लिए नहीं आओगे, और हम जो तुमको घर दिए हैं ये घर तुम खाली कर देना, और बाकी जो तुम्हारा वेतन बचा हुआ है कल तुम आकर क्या कर लेना, तुम पैसा ले लेना। और ये लड़ाई होने के बाद यहाँ पे मदन को डर हो जाता है। क्या हो जाता है, मदन को डर हो जाता है कि सब दिन तो मार खेवे करते हैं, लेकिन आज की जो मार होगा ना और दिन से बेहतर होगा। तो इसी के डर के कारण मदन घर नहीं जाता। लेकिन भूख है ये क्या ना करवाए,
लमसम 8-10 बज जाता है और तब जाकर इनको भूख बर्दाश्त नहीं होता, तो ये छुपके से धीरे धीरे रसोई घर जाता है और रसोई घर जाने के बाद ये मन भर का पहले भोजन खाता है, एकदम भोजन करता है पेट भर के। और बगल के घर में इनके पापा जी और मम्मी जी बात कर रहे थे और वह ये चुपके से सुनने लगा, दरवाजे पर जाकर चुपके से सुनने लगा। और वह जब सुन रहा था तो इनके पिताजी पहली बार एकदम शांति से बात कर रहे थे माँ जी से, और बहुत एकदम शांत स्वभाव से, जो पहली बार हुआ। तो यहाँ पे बात यही हो रहा था कि सेन साहब हमें निकाल दिया गया है और कुछ नहीं कहा है। और यहाँ पे क्या हुआ कि आश्चर्यचकित रह गया मदन कि इतना छोटी छोटी बातों पे हमें मार लगता था, लेकिन आज इतना बात होने पर भी आज कुछ नहीं बोल रहे। तो मदन को लगा कि हमारा काम का कोनो बातें नहीं हो रहा, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो मदन एकदम चुपके से धीरे धीरे अंधेरे में जा रहा था सोने के लिए, धीरे धीरे ये जा रहा था। बरामदे पर चारपाई लगा हुआ था, खटिया, वहीं पे जाकर सोने के लिए। लेकिन इनका पैर लग जाता कहाँ पे, ये लग जाता लोटा में। जब पैर लोटा में लग जाता है वहाँ क्या होता है, खटखट का आवाज आ जाता है। खटखट का जैसे ही आवाज आता है इनके पिताजी रूम से बाहर निकल आता, रूम से, और पीछे से इनके माँ जी बाहर आते हैं। अब तो मदन एकदम डर के मारे सुटक गया, आज तो मार खाएंगे। अब ये डर के मारे अपना हाथ पूरे छाती से इसे सटा लिया, एकदम पूरे ठुठरने लगा। अब डर के मारे अब इनके पिताजी धीरे धीरे जैसे आगे आ रहे थे, मदन सोचने लगा अब तो मार खाना, अब हो गया, अब तो पुष्टांग मार खाएंगे, आज का मार ऐसा होगा फिर एकदम याद रखेंगे हम 10 दिन। लेकिन क्या करते उस समय गिरधर लाल अपने बेटे को नहीं मार के इनको गोदी में उठाता और कहता वाह बहुत बढ़िया काम किया, जो काम बाप नहीं कर पाया वो काम बेटा किया, आज तुम कासू का 2 गो दांत तोड़ दिया मार के, एकदम बढ़िया काम किया। उसका बाप भी कासू नहीं मारा था, लेकिन तुम एकदम उनको दिखा दिया कि तुम्हारे पास भी जिगरा है। तो इस कहानी का नाम या चैप्टर का नाम 20 के दांत क्यों पड़ा। आशा करता आपको समझ में आया होगा कि जो लड़का कासू था बहुते एकदम चंडाल था, बहुते बदमाश था, ये किसी को टेरता नहीं था। इस पूरे कहानी में, इस कहानी में इनको संभालने वाला व्यक्ति कौन है, मदन है। कौन है, मदन है। ये मदन क्या करता है, एकदम एक घुसा मार के इनका दांत देता तोड़कर, जो दांत एकदम खरखर खरखर करते रहता है, और वो दांत विषैला था, वो विष निकल गया, इसीलिए कहते हैं विष के दांत। क्या कहते हैं, विष के दांत कहते हैं। यानी कि ये कहानी मुख्य रूप से जो है एक अमीर और गरीब के बीच की कहानी है। ये कहानी एक दर्शाता है लिंग के आधार पर कि यही सेन साहिब के पास इतना धन दौलत होने के बाद लिंग के आधार पर किस तरह से भेदभाव करता है, पुत्र और पुत्री में किस तरह का भेदभाव करता है। पुत्र के लिए किसी भी तरह का नियम कानून नहीं है, गलत काम पर भी इनको प्रोत्साहन देता है, और पुत्री के लिए, बेटियों के लिए यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां भी इनके लिए बड़ी गलतियां हो जाता है। तो ये कहानी जो है गरीब और अमीर और यहाँ पे लिंग के बीच जो भेदभाव है वो बताया गया है। आशा करते हैं ये कहानी आपको समझ में आया होगा। और एक चीज हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस कहानी के नायक कौन है, हीरो कौन है, हम इंतजार करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करिएगा। अगर आप पूरे कहानी सुने होंगे, जिस तरह से एक फिल्म में देखते हैं नायक कौन होता है, कौन होता है, हीरो होता है, और इस कहानी में हीरो कौन है हमको उम्मीद है कि आप बता दीजिएगा। और आशा करेंगे आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं। इनका जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न होगा वो सारे हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप शेयर कर दें, साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही वीडियो जब भी हम चैनल पर डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 20 के दांत जो है इसी कहानी के सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।